हाय एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम्स इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब पटवारी का प्रीवियस पेपर और प्रीवियस पेपर से हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल स्टडीज का सेक्शन। हम हर सेक्शन आपके साथ डिस्कस करेंगे टिल पेपर, ना सिर्फ एक प्रीवियस पेपर का लेकिन और भी पटवारी के बहुत सारे पेपर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद ड्रीम्स इंस्टीट्यूट टिल पटवारी का पेपर। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा है that the cornerstone of the foundation of हरिमंदिर साहिब was laid by। हरिमंदिर साहिब का जो कॉर्नरस्टोन था वो किसने ले किया था? तो देखिए जो कॉर्नरस्टोन था that was laid by मियाँ मीर, जो मुस्लिम फकीर थे, मुस्लिम संत थे मियाँ मीर, उनसे जो है वो फाउंडेशन स्टोन रखवाया गया था बाय गुरु अर्जन देव जी, जो कि 5वें गुरु थे। ठीक है, जो अमृत सरोवर था उसकी खुदवाई चौथे गुरु रामदास जी ने स्टार्ट कर दी थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई थी। उसे पूरी जो है वो गुरु अर्जन देव जी ने किया था और फिर मियाँ मीर से जो है वो फाउंडेशन स्टोन रखवाया था हरिमंदिर साहिब का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। What is known as the triangular region in between the rivers सतलुज एंड ब्यास? देखिए अगर हम पंजाब की बात करें ना, पंजाब का नाम 5 नदियों पे पड़ा है। कौन कौन सी नदियां हैं? ये सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर ये सिंधु नदी है तो फिर जम्मू से आती है झेलम, फिर आती है पीछे चिनाब हिमाचल से, फिर आती है रावी, फिर आती है आपकी ब्यास और फिर इधर तिब्बत से आती है आपकी सतलुज। ठीक है, और ऐसे ही आगे जाकर हरिके में मिलती हैं। आगे जाकर ये 5 नदियां मिलकर आगे इनका पानी जो है वो सिंधु में चला जाता है। तो देखिए झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, और ये रही इंडस नदी, ये वाली। ठीक है, तो ये जो 5 नदियां हैं ना, इनके नाम के ऊपर पंजाब का नाम है। तो अब क्वेश्चन ये पूछा है कि सतलुज और ब्यास के बीच में, तो ये ऑलमोस्ट जो ट्रायंगुलर एरिया बन रहा है सतलुज और ब्यास के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं पंजाब में बेसिकली? तो इसको हम बोलते हैं दोआबा रीजन। जो जलंधर वाला एरिया और इसके आसपास का जो एरिया है, 4 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें आती हैं, ये हमारा दोआबा का रीजन है। ठीक है, माझा का रीजन जो है वो ब्यास और रावी के बीच में आता है, ये वाला रीजन, इसको हम माझा बोलते हैं। और मालवा जो है वो सतलुज के नीचे, सतलुज से नीचे और घग्गर रिवर तक ये हमारा मालवा वाला रीजन होता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द सग्गी फुल इन पंजाबी कल्चर? पंजाबी कल्चर में सग्गी फुल क्या होता है? तो देखिए सग्गी फुल ना एक ऑर्नामेंट है, ऑर्नामेंट है, सिर पे लगाया जाता है। आपने देखा होगा पहने हुए इस तरह से एक ऑर्नामेंट होता है और पीछे जो है वो इस तरह से, और ये सर के ऊपर जो है जैसे क्या कहते हैं, सर के ऊपर जो टिक्का लगाया होता है उसी तरह का जो है वो सर के ऊपर इसे पहना जाता है, इसे सग्गी फुल कहते हैं। ठीक है, ऑर्नामेंट है ये। चलिए नेक्स्ट इज हु इज द पायनियर ऑफ पंजाबी सूबा? देखिए पंजाबी सूबा जो मूवमेंट थी उसके जो पायनियर थे वो थे मास्टर तारा सिंह जी। ठीक है, मास्टर तारा सिंह जी जो थे ना वो एक पॉलिटिकल लीडर कह सकते हैं आप उनको। उन्होंने सिखों को काफ़ी गाइड किया स्टार्टिंग एरिया में, जो 1920 का जो 20s का जो टाइम था उस समय, खास शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है उसकी फॉर्मेशन में और डिवाइडेशन के टाइम पर भी सिखों को गाइड करने में इन्होंने काफ़ी हेल्प करी थी। ठीक है, मास्टर तारा सिंह। To which of the following organization भगत सिंह was associated? भगत सिंह जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस? बिल्कुल नहीं। नौजवान भारत सभा? यस। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन? यस। तो इन दोनों से ही जुड़े थे, तो आंसर होगा हमारा डी, बोथ बी एंड सी। देखिए नौजवान भारत सभा जो है ये 1926 में बनी थी। ठीक है, और जो HSRA है ये 1928 में बनी थी। इसका पुराना नाम HRA था। इसमें सोशलिस्ट शब्द जो है वो भगत सिंह के रेफरेंस, मतलब भगत सिंह के इन्फ्लुएंस से जो है वो आया था। तो शहीद भगत सिंह जी जो है वो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे, नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फोक गेम ऑफ पंजाब? कौन सी गेम नहीं है इनमें से? बिल बच्चियां दी माँ? यस गेम है। जंड खरंड? यस गेम है। थाल? यस है। पौंची? पौंची नहीं है, पौंची एक ऑर्नामेंट होता है। ऑर्नामेंट ये ब्रेसलेट होता है एक तरह का, हाथ में पहना जाता है। ठीक है, पाँव में नहीं पहना जाता, या ये मत सोचना कि पौंची मतलब पाँव। सो ये ब्रेसलेट की तरह होता है, कलाई में पहना जाता है। चलिए नेक्स्ट इज विच प्लेस इज नोन एज मक्का ऑफ इंडियन हॉकी? तो देखिए एक गांव है जलंधर के पास जिसका नाम है संसारपुर।
इसमें से ना बहुत सारे ओलंपियंस निकले हैं जिन्होंने हॉकी में जिन ओलंपिक्स खेले हैं। तो संसारपुर को जो है वो ये नाम दिया जाता है मक्का ऑफ इंडियन हॉकी या नर्सरी ऑफ इंडियन हॉकी। ठीक है, चलिए, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। तो देखिए, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के लिए रिस्पॉन्सिबल थे जनरल डायर। ठीक है, ओ डायर के साथ कंफ्यूज मत होना। माइकल ओ डायर जो थे ना उस समय पंजाब के गवर्नर हुआ करते थे, हालांकि इनका भी हाथ था किसी ना किसी तरह से, लेकिन जो ट्रेजेडी थी ना, जो फायरिंग के ऑर्डर थे ना, जिसको लीड कर रहे थे वो थे जनरल डायर। जनरल जो आर्मी को हैंडल कर रहा होगा वही जनरल होगा, तो ये जनरल डायर था। ठीक है, तो ये जनरल डायर आर्मी जो थी वहाँ जलियांवाला बाग में जिसने मैसेकर किया था, ये उसको लीड कर रहे थे। तो जनरल डायर इज द राइट आंसर। ठीक है, टाइटल ऑफ खुशवंत सिंह ऑटोबायोग्राफी। खुशवंत सिंह जी की ऑटोबायोग्राफी का टाइटल है ट्रुथ, लव एंड लिटिल मलाइस। क्या है? ट्रुथ, लव एंड अ लिटिल मलाइस। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। मसंद सिस्टम टू कलेक्ट मनी फॉर रिलीजियस पर्पज वॉज स्टार्टेड बाय। तो देखिए, मसंद सिस्टम स्टार्ट किया था गुरु रामदास जी ने। दो सिस्टम है ये, एक है मंजी सिस्टम और दूसरा है आपका मसंद सिस्टम। तो मंजी सिस्टम जो है ना वो तीसरे गुरु अमरदास जी ने शुरू किया था। ठीक है, गुरु अमरदास जी ने शुरू किया था, और जो मसंद सिस्टम है ना वो गुरु रामदास जी ने शुरू किया था। मंजी हमारे 22 मंजियाँ थी और वहाँ से जो है वो गुरु का मैसेज स्प्रेड होता था, और मंजियाँ एक तरह से कनेक्शन बनाती थी गुरु और संगत के बीच में। तो मसंद भी ऐसे थे, मसंद मतलब मैसेंजर। अब यहाँ पे क्या था कि 22 मंजियाँ नहीं थी कि एक जगह बैठकर, लेकिन ये मैसेंजर थे लोकल, जो जगह जगह जा के गुरु का मैसेज पहुँचाते थे और गुरु का मैसेज भी पहुँचाते थे। और जो भी कलेक्शन होती थी जो गुरु के नाम पर सेवा के लिए दी जाती थी वो भी गुरु तक पहुँचाते थे। तो इनका काम सिर्फ और सिर्फ मनी कलेक्ट करना नहीं था, गुरु का मैसेज स्प्रेड करना भी था। ठीक है, मसंद सिस्टम तो ये गुरु रामदास जी ने स्टार्ट किया था, चौथे गुरु जी ने। आगे आता है, हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहला लॉ ऑफिसर होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ना, ये एक तरह से चीफ लीगल एडवाइजर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। क्या होता है? लीगल एडवाइजर होता है, चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और हाँ, कोर्ट में भी चीफ एडवोकेट होता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, राइट? तो एडवाइस भी करता है और कोर्ट में रिप्रेजेंट भी करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। चलिए, सो which of the following is not a major greenhouse gas। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? देखिए, ये हमारी धरती है, सूरज से किरणें आती हैं, जो भी किरणें आती हैं वो किरणें कुछ वापस चली जाती हैं, कुछ यहाँ पे ट्रैप हो जाती हैं। जो यहाँ पे ट्रैप हो जाती हैं उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ज़्यादा किरणें ट्रैप करती हैं और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाती हैं अर्थ का? इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन करते हैं? वाटर वेपर, यस, बहुत ज़्यादा करते हैं। 50% ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो वाटर वेपर से ही होता है। मीथेन, यस, अ ह्यूज वन। कार्बन डाइऑक्साइड, यस, इट्स अ मेजर, ये तीनों मेजर गैस ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ओजोन भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। डिपेंड करता है ओजोन कहाँ है। अगर ये लोअर एटमॉस्फेयर में है तो ये ग्रीन हाउस करती है, अगर ये अपर एटमॉस्फेयर में है तो ये हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है, फिर इतना ग्रीन हाउस इफेक्ट इसका नहीं आता। ठीक है, तो ओजोन भी हमारी है बट इट इज़ नॉट अ मेजर ग्रीन हाउस गैस। ये तीनों जो हैं वो ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करते हैं, वाटर वेपर, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर इज कॉल्ड। देखो, आपकी जो आंसर की आई थी ना पिछली बार पटवारी की, उसमें तो इसका आंसर दिया था बर्थ रेट, बट मैं सही में बताऊं इसका आंसर होगा क्रूड बर्थ रेट। जो सही आंसर होगा वो गलत था उस आंसर की में। देखो, लाइव बर्थ मतलब जो जिंदा है उसको बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट। ठीक है, बर्थ रेट पता क्या होता है? एक एरिया में गिवन टाइम में कितने बर्थ हुए। ठीक है, मान लो मैं बात करती हूँ पंजाब की गिवन एरिया, गिवन टाइम ले लेते हैं 12 महीने मतलब 1 साल। पिछले 1 साल में पंजाब में कितने बर्थ हुए? अब वो जिंदा है चाहे नहीं है, बट बर्थ तो हुए। ठीक है, तो उसको बोला जाता है बर्थ रेट, लेकिन क्रूड बर्थ होता है लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन। क्लियर? चलिए जी, आशा एब्रीवेशन डिनोट्स। आशा का क्या मतलब होता है? आशा का मतलब होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। यही होता है ना, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो है वो होती है फुल फॉर्म आशा की, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ
एक्टिविस्ट ये क्या है, ये कम्युनिटी हेल्थ वर्कर होते हैं जो लोकली जो है वो लोगों को हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्विकली फॉर does not qualify for curtailing the freedom of speech and expression under Indian Constitution। ये कह रहे हैं कि ये जो चार ऑप्शन दी है इनमें से जो है वो कौन है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को डज नॉट क्वालिफाई फॉर कर्टेलिंग, क्वालिफाई नहीं करता फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोकने के लिए। अब देखिए इसका सीधा सीधा मतलब है कि कौन सी चीज़ पे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो नहीं लगाते। अब देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1) है ना, दैट सेज फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें आज़ादी है, हम जो मर्जी बोलना चाहें, लेकिन उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, अब रिस्ट्रिक्शन कौन से बेसिस पे लगती हैं, तो यही क्वेश्चन है कि कौन से बेसिस पे रिस्ट्रिक्शन लग सकती है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, कौन से बेसिस पे लग सकती है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन से बेसिस पे लग सकती है पहले इतना समझ लेते हैं। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट पे, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कुछ भी, क्या हमें ऐसा बोलने की आज़ादी है जिससे कि स्टेट की सिक्योरिटी पे फ़र्क पड़े? बिल्कुल नहीं, हमारी स्टेट की सिक्योरिटी ज़्यादा प्रायोरिटी है उसके ऊपर, तो हम ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते जिससे कि हमारी देश की सिक्योरिटी पे बात आए। तो क्या ये रिस्ट्रिक्शन लगाएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच पे? यस, ये लगाएगा। दूसरा, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, क्या हम ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं जिससे कि पब्लिक ऑर्डर जो है वो खराब हो, माहौल खराब हो हमारे आसपास का? नहीं, हम नहीं बोल सकते, तो ये भी रिस्ट्रिक्शन लगाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। राइट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्या हम ऐसा कुछ भी बोलने का अधिकार है जिससे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो? नहीं, तो ये भी रिस्ट्रिक्शन लगाता है हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। तो देखिए ये तीनों ही चीज़ें रिस्ट्रिक्शन लगाती है हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था डज नॉट क्वालिफाई फॉर कर्टेलिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच। इन चारों ऑप्शन में से ऐसी कौन सी ऑप्शन है जो क्वालिफाई नहीं करती फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करने में, कर्टेल करने में? तो वो है हमारी ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी। बाकी सभी रोकती हैं हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को, रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं। डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी ये नहीं लगाती। क्लियर है? तो ध्यान देना, आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि फॉलोइंग में से कौन सी स्टेटमेंट है जो क्वालिफाई नहीं करती फॉर कर्टेलिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। चलिए नेक्स्ट इज व्हेन इज द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट होता है? जून 21 को, ये हम सबको पता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which battle established the supremacy of British rule in India। कौन सी बैटल है जिसने जिसने इंडिया में ब्रिटिशर रूल की सुपरमेसी स्टैब्लिश की थी, मतलब उसके बाद कोई था ही नहीं उनको रोकने वाला या रिस्ट्रिक्ट करने वाला। तो क्या ये बैटल ऑफ प्लासी थी? क्या बैटल ऑफ बक्सर थी? मैसूर वॉर 3rd थी या मैसूर वॉर 4th थी? तो देखिए ये थी बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में हुई थी। बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिशर्स को रोकने वाला कोई बचा ही नहीं था। बैटल ऑफ बक्सर जो है ये हुई थी आपकी, एक तरफ तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स थे, दूसरी तरफ आपके पास अवध का नवाब था। ठीक है, अवध का नवाब था जिसका नाम शुजा-उद-दौला है, और साथ में आपके पास था मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था। ठीक है, मीर कासिम बंगाल का नवाब। ठीक है, और एक और भी पर्सन था इसमें, मुगल शाह आलम। ठीक है, तो अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, बंगाल का नवाब आपका मीर कासिम एंड मुगल आपका शाह आलम। एक तरफ ये 3 थे और एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इससे जो है वो ब्रिटिश सुपरमेसी एक तरह से इस्टेब्लिश हो गई थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इज अ IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो क्या है? इट इज अ एडवाइजरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो देखिए ये है स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो किसी एक्ट के थ्रू बनाई जाती है, पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू बनती है, उसे स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। तो IRDAI जो है ये इसका एक्ट जो है वो 1999 में आया था। ठीक है, IRDAI एक्ट 1999 से आई थी। स्टैट्यूटरी बॉडी है ये हमारी। फाइन, जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है हमें, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। राइट? चलिए
विच इंस्टीट्यूट रिलीजेस इंडियाज इनोवेशन इंडेक्स, तो वो करता है नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग जो है वो इंडिया का इनोवेशन इंडेक्स रिलीज करता है, फाइन। मलेरकोटला इज डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, 22 डिस्ट्रिक्ट थी पहले और 23वीं डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारी बनी है मलेरकोटला। तो सिंपल क्वेश्चन था। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020, तो देखिए 20 के हिसाब से जो है वो इंडिया का रैंक 63 था। इस तरह के करंट अफेयर आपको पूछे जा सकते हैं, रिपीट थोड़ी होने वाले ये क्वेश्चन, लेकिन आपको एक आइडिया मिल रहा है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। Which new definition was included in the Motor Vehicle Amendment Act 2019, तो देखिए नई जो डेफिनेशन थी वो थी एग्रीगेटर की। तो एग्रीगेटर क्या होता है? एग्रीगेटर होता है एक ऐसा पर्सन जो कि एक आपके बीच में और यू एंड ड्राइवर, एक ऐसे आपके बीच में और ड्राइवर के बीच में कनेक्शंस इस्टेब्लिश करता है। ये पर्सन भी हो सकता है, कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है, कोई एप्लीकेशन हो सकती है जो आपको और ड्राइवर को कनेक्ट कर रही है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो वो होता है एग्रीगेटर। आपने मनाली जाना है, आपको एक टैक्सी चाहिए, आप एक एप्लीकेशन पे जाते हो, से आप मेक माई ट्रिप पे जाते हो, या आप किसी ऐसे बंदे को पकड़ते हो जो कोई एजेंसी है जो कि आपको कैब करके दे रही है, आप फिर जा रहे हो, तो कैब का ड्राइवर आपके साथ कनेक्शन में आता है। तो जिसने आपको कनेक्शन में लाया दैट पर्सन इज एग्रीगेटर। समझ आ रही है आपको? तो वो होता है एग्रीगेटर, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया कॉलेजियम सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन रिलेशन टू, भारत में कॉलेजियम सिस्टम जो है वो सबसे पहले किस रिलेशन में लाया गया था? तो देखिए भारत में कॉलेजियम सिस्टम सबसे पहले यूज हुआ है जुडिशरी में और अभी भी हो रहा है। कॉलेजियम सिस्टम का मतलब होता है जहां पर सिटिंग जज जो हैं वो नए जज को हायर करते हैं, ठीक है, न्यू जजेस की अपॉइंटमेंट करते हैं। तो देखिए सिटिंग जज जो है वो न्यू जजेस की अपॉइंटमेंट कर रहा है, दैट इज अ जुडिशियल कॉलेजियम सिस्टम। जैसे मान लो अभी क्या होता है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है ही इज अपॉइंटेड बाय द 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के ही 4 सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो सीजीआई को अपॉइंट करते हैं। ये कॉलेजियम सिस्टम है, क्लियर। चलिए, विच यूनिवर्सिटी इन इंडिया हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो देखिए इंडिया में कौन सी यूनिवर्सिटी है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट है? वो है नालंदा यूनिवर्सिटी आपकी, जो कि बिहार में है, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये बिहार में है, नालंदा यूनिवर्सिटी। और इसको 2009 में जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब मिला था बाय यूनेस्को, क्लियर। ये काफ़ी पुरानी है, अप्रॉक्स 3rd सेंचुरी BC के अराउंड की यूनिवर्सिटी है। पहले ये बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? तो देखिए हरियाणा जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1966 को, ये करेक्ट है। तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़, इनके जो डेट्स दी हैं फॉर्मेशन की ये करेक्ट नहीं है। तेलंगाना की फॉर्मेशन हुई थी 2 जून 2014 को, मिजोरम की हुई थी 20 फरवरी 1987 को और छत्तीसगढ़ की हुई थी 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। 2000 में हुई थी पर 1 नवंबर में हुई थी, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हरियाणा ही करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द फ्लैग सत्याग्रह सक्सेसफुली लेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल? सॉरी, तो ये जो क्वेश्चन है ये इसका आंसर है नागपुर, क्योंकि नागपुर में जो है ये फ्लैग सत्याग्रह हुआ था। ये एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी जो बहुत ही पीसफुली जो है कंडक्ट की गई थी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिलिट्री अलायंस? इनमें से कौन सा मिलिट्री अलायंस है? तो देखिए एशियान जो है वो मिलिट्री अलायंस नहीं है, इट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नाफ्टा जो है वो नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये भी जो है वो मिलिट्री अलायंस नहीं है। और फिर आता है नाटो। नाटो एक मिलिट्री अलायंस है, इट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें की 31 कंट्रीज हैं, जिसमें से 29 जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज हैं और 2 जो हैं वो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। सो यस, इट इज अ मिलिट्री अलायंस। ECC यूरोपियन यूनियन जो है ये भी एक मिलिट्री अलायंस नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच एयरपोर्ट हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरपोर्ट टू कंप्लीटली ऑपरेट ऑन सोलर पावर? तो देखिए ये करंट अफेयर था उस समय का और इसका राइट आंसर जो है वो कोची है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वर्सेटाइल बॉलीवुड एक्टर इरफान खान हु पास्ड अवे इन 2020
हैड वन नेशनल अवार्ड फॉर विच मूवी, कौन सी मूवी के लिए जो है वो इनको नेशनल अवार्ड दिया गया था, तो ये दिया गया था पान सिंह तोमर के लिए नेशनल अवार्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर द विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 विल बी ऑर्गेनाइज, तो ये हुई थी हमारी बीजिंग चाइना में। तो आपको जस्ट एक आइडिया मिल रहा है कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। दैट इज इट, थैंक यू सो मच। ये हमारे क्वेश्चंस थे पंजाब पटवारी के प्रीवियस पेपर में से। आई होप यू लाइक्ड ऑल द एक्सप्लेनेशन, जितनी भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन आपको मिली है। और सिर्फ जीके का ही नहीं, हम बाकी के सेक्शंस भी आपके साथ जल्दी ही शेयर करेंगे। जस्ट स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू सो मच।